नमस्कार। मैं प्रथित चरण मिश्रा। इस समय इंडियन हाई कमीशन किंगस्टन जमैका में एज सेकंड सेक्रेटरी काम कर रहा हूं और मैं 2017 बैच का फॉरेन सर्विस ऑफिसर हूं। और आई वांट टू एक्सप्रेस माय थैंक्स टू वीरेंद्र सर और इति मैम, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं आपके साथ आज मुखातिब हूं, आपसे आज बातचीत करूं। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उनका, ऑनलाइन क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। मेरी कोशिश आज ये रहेगी कि मेरी जो एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी थी, जिस तरह से मैंने प्रीलिम्स मेंस एक तरतीब से इंटरव्यू और उसके बाद जो ये पूरी प्रक्रिया थी, उसमें मैंने क्या किया, कैसे तैयारी की, जो क्वेश्चंस नॉर्मली उठते हैं उसमें मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ आपके साथ शेयर कर सकूं और उससे अगर आप कुछ गेन कर पाएँ तो। उसके अलावा जो सिविल सर्विसेज का कोर्स है उसमें रेगुलर अगर आप अपडेटेड नहीं है तो कोई पार्ट आप किसी को बता या पढ़ा नहीं सकते। मैं इंटरनेशनल रिलेशन से क्योंकि जुड़ा हुआ हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज के बाद 2 या 3 क्लासेस में जो भी इस समय इंटरनेशनल रिलेशंस में रेलिवेंट चीज़ें हैं सिविल सर्विसेज के हिसाब से, उसके बारे में भी आपसे कुछ बातें करूं। अपने कुछ चीज़ें मैं सिंपली आपको मतलब सिंप्लीफाई करके आपको समझा सकूं, बता सकूं। तो अगर हम स्टार्ट करें तो प्रीलिम्स के हिसाब से, एक सेकेंड, प्रीलिम्स में जो 2 पेपर होते हैं, पहला करंट अफेयर्स, जीएस एंड करंट अफेयर्स, और दूसरा एप्टीट्यूड। तो जो पहला पेपर होता है जीएस और करंट अफेयर्स, उसको अगर हम 2 पार्ट में तोड़ दें तो एक पार्ट होता है करंट अफेयर्स, एक पार्ट आपका जीएस। करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन उठता है कि हम क्या सोर्स रखें, कितनी पीछे तक हम करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, हमें कितने 1 साल तक पढ़ना चाहिए, 6 महीने तक पढ़ना चाहिए, 2 साल तक पढ़ना चाहिए, और क्या हमारे उसके सोर्सेज होने चाहिए। तो अगर करंट अफेयर्स की सिर्फ बातें करें तो मेरे हिसाब से एक कोई भी न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ना रेगुलरली कम से कम 1 साल के लिए बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अच्छे न्यूज़पेपर्स अवेलेबल हैं, या तो हिंदू है, द इंडियन एक्सप्रेस है। हिंदी मीडियम में जनसत्ता है। लेकिन अब एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये हो गई है कि जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं अच्छे पेपर्स की, जैसे इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू की, उनके हिंदी में ट्रांसलेशन भी मार्केट में अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। तो उसको पर डे के हिसाब से वहां से भी पूरी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। इसके अलावा करंट अफेयर्स का एक सोर्स और होना चाहिए, कोई भी एक मंथली मैगजीन। वो मंथली मैगजीन नहीं जो कि मार्केट में मिलती है, जिसमें इंटरव्यू छपे होते हैं बहुत सारे, उसका कोई बहुत मतलब नहीं होता है, उन इंटरव्यूज का भी बहुत कोई मतलब नहीं होता है। वो सेट है, स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि छाप दिए जाते हैं। अगर जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने एक विजन है, विजन की ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी अवेलेबल है, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स। वो हर महीने में लेता था और धीरे धीरे करके उसको महीने भर में पढ़ने की कोशिश करता था। तो मेरे हिसाब से एक करंट अफेयर्स की कोई भी अच्छी मंथली मैगजीन, उसके अलावा न्यूज़पेपर, ये करंट अफेयर्स के 2 सोर्स हो सकते हैं। और कितनी पीछे जाया जाए, मेरे हिसाब से 1 साल का करंट अफेयर्स अगर आपने कायदे से पढ़ा है तो वो बहुत है, क्योंकि उसके पहले के जो करंट अफेयर्स है वो कहीं ना कहीं चीजें रिपीट होती हैं। जैसे कि अगर आर्टिकल 370 है तो हो सकता है कि आज आर्टिकल 370 रेलिवेंट हो करंट अफेयर्स के हिसाब से, और हो सकता है कि वो 1.5 साल पहले भी रेलिवेंट रहा हो। तो अगर आपने 1 साल या सीए हो या कोई और भी टॉपिक हो, चाइना इंडिया चाइना रिलेशंस हो, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस हो, तो अगर आप पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स कायदे से पढ़ते हैं तो उसमें जो चीजें होती हैं वो उसके पीछे की भी कवर हो जाती हैं, क्योंकि जो भी मंथली मैगजीन्स में या अगर आप और सोर्सेज से कहीं से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी पीछे की चीजें, बैकग्राउंड हमेशा दिया रहता है। अच्छा, अब दूसरा सवाल आता है करंट अफेयर्स का नोट्स कैसे बनाएं। इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है और इसमें समझ में नहीं आता कि कितना टाइम दिया जाए।
तो मैंने जो किया था, मैंने शुरू में कोशिश की थी कि जो पेपर्स, न्यूज़पेपर्स में भी आती हैं चीज़ें, उनको नोट किया जाए, लेकिन उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो करंट अफेयर्स की मैगजीन हो, जब आप अगर ऑनलाइन आप डाउनलोड कर रहे हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, तो एक साइड आप उसको ब्लैंक निकालिए। न्यूज़पेपर से अगर कुछ भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती है जो कि उस मैगजीन में चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड, तो आप उसको वहीं बगल में नोट कर लीजिए, एक लाइन में, दो लाइन में नोट कर लीजिए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका टाइम बचेगा, और दूसरी चीज़ ये होगी कि जब आप बाद में कभी रिवीजन के लिए बैठेंगे तो एक टॉपिक की पूरी इंफॉर्मेशन आपको एक जगह पे मिल जाएगी, आपको 2 या 3 कॉपियां अलग अलग खोजनी या ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। फिर रिवाइज करने का करंट अफेयर्स तरीका ये है कि जब आप उस मैगजीन को पढ़ें, तो जो टॉपिक्स आपको लग रहा है कि हाँ इसके बारे में मुझे पूरा पता चल गया है, मुझे याद है, उनको आप छोड़ते जाएं। जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि हाँ इसमें मुझे डाउट है या ये मैं भूल जा रहा हूँ, उस पर आप फ्लैग लगा दें। जब दूसरी बार आप उस मैगजीन को रिवीजन करने के लिए बैठे, तो आप सिर्फ और सिर्फ वही पेजेस पढ़ें जिस पे आपने फ्लैग लगाए हैं, जबकि और जो उसमें आपको लग रहा है कि नहीं अब इसके बारे में मुझे कॉन्फिडेंस है, उनके फ्लैग्स हटा दें। एंड में शायद 1 या 2 या 3 पेज आपके पास रह जाएंगे करंट अफेयर्स मैगजीन में, जो कि आपको लगेंगे कि हाँ इसके मुझे इसके बारे में और पढ़ना चाहिए, या मुझे याद नहीं है, या इसके बारे में मुझे और इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो करंट अफेयर्स के लिए तो ऐसे चलना चाहिए, पर मंथ आप एक मैगजीन लीजिए और न्यूज़पेपर्स रेगुलरली पढ़िए। अगर किसी वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई है दिन में, तो भी आप एक ये रूल बना लीजिए कि कम से कम न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है। करंट अफेयर्स की मैगजीन हो सकता है कि अब एक दिन नहीं पढ़ पाए आपने, दूसरे दिन थोड़ी सी कवर की, महीने भर में धीरे धीरे कवर कर ली, लेकिन न्यूज़पेपर मत छोड़िए। न्यूज़पेपर डे बाय डे आप पूरा करते चलिए। उसके बाद करंट जो जीएस का पेपर है प्रीलिम्स का, उसका सेकंड पार्ट आपका है, एक तो करंट अफेयर्स हो गया, दूसरा पार्ट है आपका जीएस। जीएस उसमें है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक। इस ये जो इंफॉर्मेशन है या इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके करंट अफेयर्स से कभी कभी इन जैसे ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट का कोई टॉपिक है, करंट अफेयर से रिलेट कर देते हैं, कभी कभी सेट क्वेश्चंस आते हैं जो कि किताबों में हैं। तो इसके लिए तो एक किताबों की सूची है, जैसे हिस्ट्री में है बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, मिडिवल के लिए, मॉडर्न के लिए, वो एक सेट लिस्ट है, वो हर जगह रेडिली अवेलेबल है। मेरे हिसाब से उस पर ही स्टिक करना चाहिए, जो कि किताबें प्रिस्क्राइब की गई हैं हर जगह, कोचिंग्स ने की हैं, पुराने आपके मतलब सीनियर्स ने की हैं। वो किताबें जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, उन किताबों पे स्टिक करना चाहिए, उनसे ही जीएस वाला पोर्शन प्रीलिम्स के लिए कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है एनसीईआरटी के बुक्स। तो लोग पूछते हैं कि एनसीईआरटी की बुक्स क्या पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं है, पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, कौन सी पढ़नी है। तो इसमें एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे हैं प्रीलिम्स में, कुछ ऐसे 4-5 क्वेश्चंस होते हैं जो सीधी एनसीईआरटी की बुक से उठा के आते हैं। लेकिन सब एनसीईआरटी की पूरी एनसीईआरटी की सीरीज या पूरी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसकी भी एक लिस्ट है, मेरे पास भी है, मैं शेयर कर दूंगा। जो किताबें आपको एनसीईआरटी में, सिर्फ वही किताबें आपको पढ़नी है जो कि रेलिवेंट है, हर किताब नहीं पढ़नी। एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने का बेस्ट टाइम है जब आप प्रिपरेशन की स्टार्ट कर रहे हैं, पहले 1 महीने या 2 महीने में आप उसको पढ़ के अपना आप एक तरह से आपने बेस बना लिया, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक किताबें हैं। उसके बाद फिर आपने जो और प्रिस्क्राइब जीएस की किताबें वो शुरू कर दी, और साथ में आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, लेकिन हाँ एनसीईआरटी बुक्स को एकदम छोड़ना भी नहीं है। उसके बाद प्रीलिम्स में एक जीएस का पेपर हो गया, दूसरा पेपर एप्टीट्यूड का है। बहुत लोग एप्टीट्यूड के पेपर को इग्नोर कर देते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिन्होंने जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स लाए, और जो जब पेपर दे के आए तो उनके मार्क्स इतने थे कि शायद 10 या 15 या 20 नंबर से कट ऑफ, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था वो पार कर रहे थे। लेकिन एंड में बाद में हुआ क्या कि वो एप्टीट्यूड में, क्योंकि वो कट ऑफ नहीं पार कर पाए, जबकि वो बहुत ही कम कट ऑफ रखा गया है, उसकी वजह से फंस गए। तो एप्टीट्यूड के पेपर में भी पूरा ध्यान दीजिए, उसको टाइम दीजिए, इतना कर लीजिए कि कम से कम उसका कट ऑफ पार हो जाए, उसकी वजह से आपका प्रीलिम्स का सिलेक्शन ना रुके। उसके बाद प्रीलिम्स का जो जीएस पेपर है, एक चीज़ तो हो गई, आपने करंट अफेयर्स और जीएस की तैयारी कर ली। दूसरी चीज़ है कि आपने उसको अप्रोच कैसे किया, आपने पेपर में फाइनली किया क्या। उसमें आपको 2 घंटे मिलते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि आती हुए क्वेश्चंस भी गलत कराते हैं या फिर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते।
तो पहली चीज तो ये है कि प्रीलिम्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है आपका प्रैक्टिस। आपको टेस्ट पेपर लगाने ही लगाने हैं। अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं भी हुई है तो भी आप, ये कोई भी एक्सक्यूज नहीं है कि क्योंकि मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई इसलिए मैंने टेस्ट पेपर्स नहीं किए। टेस्ट पेपर्स तो बेसिक हैं ही हैं। अगर आपने टेस्ट पेपर्स नहीं किए हैं तो आपका आउटपुट खराब होगा प्रीलिम्स में, फाइनल एग्जाम में। तो कम से कम 25-30 अलग अलग जो न्यूज टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं जिनकी आंसर कीज भी आपके पास हैं, उनको आप लगाइए। टाइम रख के लगाइए, 2 घंटे में लगाइए। क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस नहीं की है तो इसका आपका, आप मान के चलिए कि फाइनल एग्जाम में 10-15 नंबर का अंतर आपका, जो आपको आता था और जो आप नहीं कर पाए उसकी वजह से 10 से 15 नंबर का अंतर आ ही जाएगा। फिर प्रीलिम्स के पेपर में, जीएस में जाके वहाँ मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं कैसे करता था। मैं ये करता था, कोशिश करता था कि एक बार पहले क्वेश्चन से शुरू करके 100वें क्वेश्चन तक मैं चला जाऊँ, और उसमें जो इजी क्वेश्चन है या जो मुझे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं उनको 40 मिनट 45 मिनट में एक बार मार्क कर रहा हूँ। तो हमेशा ऐसा होता था कि 100 सवाल में कम से कम 35, 35, 40 ऐसे क्वेश्चंस होते थे कि जो आपको पहली ही बार में आते हैं कि हाँ इसके आंसर तो ये मुझे पता है। एक बार आपने सोच लिया, आपने उसको मार्क कर दिया, उसको आप खत्म करिए। उसके बाद आप फिर सेकेंड राउंड में आइए। इससे ये होगा कि आपके ऐसा नहीं होगा कि कोई आता हुआ क्वेश्चन था लेकिन आप उस क्वेश्चन तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि आप किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन में फंसे रह गए। सेकेंड राउंड में आप फिर से जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं आपके 55 मान लीजिए या 60-65 क्वेश्चंस बचे हैं, उसमें से आप देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो आपको पहले राउंड में नहीं आ रहे थे लेकिन आपने पढ़े थे, आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो चले गए थे, और 30-40 मिनट के बाद आप देखते हैं कि आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो उस तरह के 10-15 क्वेश्चंस आपने सेकेंड बार में किए। उसके बाद अब फिल्टर होकर आपके क्वेश्चंस वही बचेंगे जो कठिन क्वेश्चंस हैं, और आपके पास 30-35-40 मिनट का अभी भी टाइम है। तो अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है या तो आपने उसको पढ़ा नहीं था या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, शायद वो छोड़ने के लिए ही था। तो आपका ऐसा क्वेश्चन छूटेगा जो शायद आपको नेगेटिव मार्क देके जाता। इस तरह थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड तक आप कर सकते हैं। एंड में आप 15-20-25 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए। लेकिन इससे ये होगा कि आपके जो आते हुए क्वेश्चन थे, जो पढ़े हुए क्वेश्चन थे, कम से कम आपने वो पूरे कर लिए, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे उसके लिए आपने एंड में खाली दिमाग से, क्योंकि आपको जो आता था आप ऑलरेडी कर चुके हैं, उस पर आपने पूरा टाइम लगाया और कुछ उसके भी क्वेश्चन आपने कर लिए। मैंने ये स्ट्रैटेजी की थी और इससे मेरा आउटपुट मुझे लगा कि प्रीलिम्स में बेटर हुआ। हमेशा अगर आप 30-35 पेपर लगा के जाएंगे तो आप देख लीजिएगा आपके पास इतना टाइम, आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि आप 100 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगर आपने टेस्ट पेपर्स नहीं लगाए, बहुत आपने पढ़ाई की हुई है, आप हमेशा देखिएगा कि आप वहाँ पे स्ट्रगल करेंगे पूरा पेपर करने में। ये मेरे साथ भी होता था शुरू में, लेकिन धीरे धीरे आप 1 महीने 1.5 महीने में देखिए स्पीड धीरे धीरे आपकी बढ़ती जाएगी। और कभी इसलिए वेट मत करिए कि मेरा पूरा कोर्स हो जाएगा तो मैं करूँगा। आपका 50-60% जो भी कोर्स हो गया है, आप उसके बाद टेस्ट पेपर लगाना शुरू कर दीजिए। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी, ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स नहीं आए, आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, वो उसके लिए नहीं है, वो आपकी बेसिकली प्रैक्टिस के लिए है कि आप वहाँ पे अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी के लिए। तो आप पेपर्स बिल्कुल उसके लिए लगाइए। दूसरी चीज़ है कि बहुत हिंदी मीडियम के लिए खासतौर से है बात ये कि हिंदी मीडियम के लिए बहुत सारी ऐसी कोचिंग्स खुली हुई हैं, दिल्ली में भी खुली हैं, बाहर भी खुली हैं, जो कोर्स 2 साल में, 18 महीने में, 20 महीने में ख़त्म करती हैं। इस तरह की कोचिंग्स के चक्कर में कभी भी मत पड़िए। उनका बेसिकली उनका एम नहीं है कि आपका सिलेक्शन किसी तरह हो जाए। उनका अपना एक उन्होंने बना लिया है कि इतने दिन बाद हमें सेकेंड बैच लेना है, इतने दिन तक फीस लेनी है। इस तरह की कोचिंग्स के चक्कर में एकदम मत पड़िए, ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम खराब करते हैं। कोई कोचिंग जो 2 साल 2.5 साल में आपका कोर्स खत्म कर रही है वो रेलिवेंट ही नहीं है, क्योंकि आपने जो शुरू में पढ़ा है उसकी रेलिवेंस खत्म हो जाएगी 2 साल तक, 2-2.5 साल तक। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है, जब आप आईएएस की या सिविल सर्विस की तैयारी करिए तब आप बहुत सारे और फॉर्म मत भरिए। मैंने देखा है कि लोग ग्रेड 3, ग्रेड 4 जितने फॉर्म्स निकलते हैं सब भरते रहते हैं, और हर की तैयारी कुछ कुछ अलग है, हर के कोर्स कुछ कुछ अलग है, हर का पैटर्न कुछ कुछ अलग है। तो मेरा ये कहना रहेगा कि जब आप इसकी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, आपने सिविल सर्विस का फॉर्म भर दिया है, तो 1 या 2 साल आप एकदम इसके लिए ही डेडिकेट होके इसका ही एग्ज़ाम दीजिए। ऐसा मत करिए कि उस समय आप 2 और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम के बारे में भी सोच रहे हैं, उसका बीच में वो एग्ज़ाम आ गया तो आप 1-2 महीने आपने तैयारी रोक दी और आप उसके बारे में लग गए पूरी तरह से। ये काम मत करिएगा, क्योंकि ब्रेक, जितना बीच में ब्रेक होता है वो बहुत नुकसान करता है आपकी तैयारी को। अगर
3-4 दिन का ब्रेक ले लिया किसी वजह से, ठीक है, 5 दिन का, 1 हफ्ते का, लेकिन अगर आप 1 महीने 2 महीने आपने पढ़ाई ही नहीं की तो आपका जो पुराना जो आपका पढ़ा हुआ होता है उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। उसके बाद एक चीज़ और है, मैं कहूँगा कि मेंस की तैयारी जो होती है, मेंस की, चाहे वो आपका सब्जेक्ट हो, चाहे कुछ जो एक्स्ट्रा कोर्स है मेंस के 4 पेपर्स, जीएस के 4 पेपर्स के लिए, उसकी तैयारी भी आपको प्रीलिम्स के साथ ही करनी होगी, या जब आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा उसके बहुत पहले से करनी होगी, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है कि आपने प्रीलिम्स की बहुत अच्छी तैयारी की, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया और उसके बाद आप मेंस के लिए तैयार ही नहीं है, और आपके पास जब तक शायद रिजल्ट आया 1-2 महीने बाद, तब आपने की, 2 महीने में आपका मेंस का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर प्रीलिम्स की भी सिलेक्शन को कोई मतलब नहीं रह जाता। तो सब्जेक्ट मेंस के पेपर्स की तैयारी आपके प्रीलिम्स की तैयारी के साथ ही साथ चलनी चाहिए। जो जो मेंस के लिए जीएस का कुछ एक्स्ट्रा कोर्स है, चाहे वो एथिक्स का हो, चाहे वो हिस्ट्री में हो, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट हो, जो भी इस तरह के ज्योग्राफी में जो थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट हो, जो भी हो, वो सब आपका एक बार कम से कम पढ़ा हुआ या 2 बार पढ़ा हुआ होना चाहिए प्रीलिम्स के पहले, ताकि आप प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के बाद ही मेंस के एग्जामिनेशन की तैयारी कायदे से शुरू कर पाएँ। उसके बाद मेंस पे आते हैं। तो मेंस का आपका पैटर्न है 4 आपके GS1, GS2, GS3, GS4 हैं, 4 जीएस के पेपर्स। उसके बाद आपका एक एसए का पेपर है, 2 आपके ऑप्शनल पेपर्स हैं ये आपके, और उसके बाद आपके एक इंग्लिश का पेपर है, एक हिंदी का पेपर, मतलब जो भी आपके लैंग्वेज पेपर्स आपको क्वालिफाई करने हैं। तो जो लैंग्वेज पेपर्स क्वालिफाई आपको करने हैं, हर साल 700-800 बच्चे ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज पेपर्स की वजह से उनकी मेंस की और कॉपीज़ नहीं चेक होती हैं, उनकी कॉपीज़ नहीं जचती हैं। तो उस पर कुछ ध्यान, आप हो सकता है 1 हफ्ता लगे आपको, लेकिन एक बार उसका कोर्स जो मेंशन्ड है उसको देख लीजिए, पुराने साल के पेपर्स या क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको देख लीजिए, क्या आपको लिखना है एक बार दिमाग में बना लीजिए, ट्रांसलेशन करना होता है, एसेज लिखने होते हैं, वो सब एक बार थोड़ा सा इतना देख लीजिए कि उसकी वजह से कहीं अनफॉर्चुनेटली आप ना रुक जाएं मेंस के लिए, जबकि आपकी और तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन आप बस उस जो 2 पेपर्स हैं लैंग्वेज वाले उसकी वजह से ना रुक जाएं, जबकि उसके नंबर्स भी नहीं जोड़ने हैं। तो ऐसा नहीं कि उसको एकदम इग्नोर कर दीजिए, उस पर भी कुछ ध्यान दीजिए। उसके बाद जो जीएस के आपके पेपर्स हैं उसका भी देखिए, जो एक्स्ट्रा सिलेबस है वो तो आप पहले से कवर की, आपको करना ही करना है। उसके बाद प्रीलिम्स के बाद मेन जो चीज़ है, क्योंकि आप प्रीलिम्स तक भी बहुत सारी जीएस पढ़ चुके हैं, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में क्या होगा, क्योंकि प्रीलिम्स का पैटर्न पूरा ऑब्जेक्टिव था और अब आपको सब्जेक्टिव करना है, तो अगर आप लिख नहीं रहे हैं आंसर्स को, तो वो आप फिर जो आपको पढ़ी हुई नॉलेज है, जो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपने अपने दिमाग में बैठाई हुई है, वो सब्जेक्टिव हिसाब से चेंज नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप जीएस की टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, आप खुद अपने घर पे आंसर्स लिखते हो, उसके मॉडल आंसर्स से आप चेक करते हो, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आंसर्स, मॉडल आंसर लेके चेक करते हो, कि कोई भी आपका सोर्स हो सकता है, लेकिन आंसर राइटिंग मेंस के लिए मस्ट है, आपको आंसर्स लिखने ही लिखने हैं। उसके बाद इसका, अभी अगर आप टेस्ट सीरीज के आंसर्स नहीं लिखना चाहते, दूसरा तरीका ये है कि जो पुराने साल के पेपर्स हैं आप उनको निकाल लीजिए, उनके आंसर्स लिखने की कोशिश करिए। अगर आपका पूरा कोर्स नहीं कंप्लीट है तो आप वो क्वेश्चंस लिखने की कोशिश करिए जो आपने पढ़े हुए हैं और जो पिछले साल में आए हुए हैं। एक चीज़ और है, हम क्योंकि प्रीलिम्स का जीएस का सिलेबस कुछ अलग है, मेंस का कुछ अलग है, तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, हम बहुत सारे टॉपिक्स छोड़ देते हैं। मेरा कहना रहेगा कि आप जो मेंस का जीएस का सिलेबस है उसको अपने पास हमेशा रखिए, और जब आप कुछ पढ़ लीजिए तो आप हमेशा उसमें देखिए कि ऐसा तो नहीं कि कोई टॉपिक मेरा छूट गया है इसमें से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने पूरा कवर कर लिया है सिलेबस, लेकिन जब हम लेके पेंसिल बैठते हैं उसको चेक करने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं उस पेपर में जो हमने पढ़े ही नहीं होते, उनको छोड़े होते हैं, और उस पर 1 या 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो अंत में होता क्या है कि अगर 20 क्वेश्चन आए हैं सब्जेक्टिव GS1 में या किसी भी पेपर में, तो शायद हमने 16 ही पढ़े ही हैं, मतलब 16 के बारे में ही हमारे पास नॉलेज ही है, और 4 के बारे में हमने कभी पढ़ा ही नहीं या देखा ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जीएस का जो पेपर है, जो भी टॉपिक्स छूटे हैं उनको, चाहे आप ऑनलाइन आपने उनके नोट्स निकाले, कहीं से किसी से लिए, कुछ भी किए, कुछ किताबों को रेफर किया, उनके बारे में बेसिक ही इन्फॉर्मेशन रख ली, लेकिन पेपर आपने, कोर्स आपने पूरा जो भी सिलेबस है चारों पेपर का पूरा कवर किया, उसमें कुछ भी छोड़ने की चीज़ नहीं है। आंसर, जहाँ तक राइटिंग की बात है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वर्ड लिमिट।
वर्ड लिमिट अगर 200 वर्ड की है तो 200 वर्ड, 150 वर्ड की है तो 150 वर्ड। अगर 50 30 40 20 30 40 वर्ड कम भी रह जाते हैं तो उससे नंबर नहीं कटते, उससे मार्क्स कम नहीं होते अगर आपने जो चीज़ पूछी थी क्वेश्चन में वो आंसर दिया है। मगर अगर 20-30 वर्ड ज़्यादा हो जाते हैं तो आप एक तो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं, आपने शायद कोई और आंसर आप आंसर कर सकते थे उसको आपने आंसर नहीं किया, और उससे कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इसमें भी जीएस के पेपर में भी स्ट्रैटेजी वही रहेगी कि आप पहले क्वेश्चन से आप चल रहे हैं, आप जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि आपको अच्छे से आता है उस क्वेश्चन को आपने सबसे पहले आंसर किया। हो सकता है कि 20 क्वेश्चन तक जाते जाते इस तरह के 7 या 8 क्वेश्चन मिल गए। सेकेंड राउंड में आपने उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की जो कि आपको उतने अच्छे से नहीं आते थे मगर हाँ पार्टली आते थे। हो सकता है उसका एक पार्ट आता था, दूसरे पार्ट थोड़ा सा ब्लर था लेकिन आता था। उसके बाद हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चंस में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जैसी कोई चीज़ नहीं है, 2-3 क्वेश्चंस में आपने कुछ अपनी ओर से इनोवेट किया, कुछ लिखा। 2-3 क्वेश्चन आप नहीं कर पाए लेकिन अगर टाइम है तो उसके बारे में भी कुछ लिखा। इससे ये होगा कि जो आपको क्वेश्चंस आते थे उसमें आपने अच्छे से लिखे। तो इसमें बेसिक चीज़ मेंस के पेपर में ये है कि जो भी आपको आता था वहाँ आप अपने नंबर्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करिए, और जो नहीं आता था पार्ट या जो कम आता था वहाँ से कुछ नंबर लेने की कोशिश करिए। बेसिकली ये मेंस के पेपर में करना है। दूसरी चीज़ है, मैंने जब पहला अटेम्प्ट दिया था तो मैं भी यही करता था, लंबे लंबे आंसर्स ऐसे फॉर्म में लिखता था, लेकिन जीएस के मार्क्स मेरे बहुत अच्छे नहीं आए थे। तो मैंने फिर बाद में स्विच किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ मतलब हर क्वेश्चन जो भी 20 क्वेश्चन थे जितने भी मैं अटेम्प्ट करता था मैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स में आंसर लिखता था। उससे ये होता था कि एक तो है कि आपने अगर कोई क्वेश्चंस के 5 पॉइंट्स लिखे तो क्लियर है कि हाँ इन्होंने इसके बारे में ये 5 तरह से 5 पर्सपेक्टिव दिए हैं या 5 पॉइंट्स उठाए हैं, और हौच पौच नहीं रहता, क्योंकि ऐसे फॉर्म में लिखेंगे तो जो आपका कॉपी चेक कर रहा है उसको उसमें से निकालने होंगे रेलिवेंट पॉइंट्स। लेकिन अगर आपने पॉइंट्स में लिखे हैं तो उसको पता है अच्छा ये 5 क्लियर पॉइंट्स इसने इस क्वेश्चन के बारे में लिखे हैं, तो उसको मार्किंग करने में भी आसानी होती है। दूसरी बात है आपका काफ़ी टाइम बचता है, आप छोटे में चीज़ों को लिख सकते हैं, आपको पूरे सेंटेंस बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आया, अगर फॉर एग्जांपल आ गया CAA या फिर 370 और उस पर पूछ लिया कि आज के कॉन्टेक्स्ट में कितना रेलिवेंट है या कुछ भी पूछा उसके बारे में, आपने फॉर उसके जो आपको परसीव्ड एडवांटेजेस लगते हैं अगर आपने उसको 5 पॉइंट्स में लिखा, जो डिसएडवांटेजेस लिखते हैं वो 5 पॉइंट्स में लिखा, एक शुरू में 2 लाइन का इंट्रोडक्शन दिया कि ये है क्या, और एंड में एक बहुत बैलेंस्ड कंक्लूजन ले लिया विदाउट टेकिंग साइड्स। हो सकता है किसी एक साइड में हल्का सा टेंडिंग हो। तो एग्जामिनर को जो मॉडल आंसर्स मिलेंगे आपकी कॉपी चेक करने के लिए उसमें वो बहुत आराम से मिला सकता है कि अच्छा ये सब पॉइंट्स इसमें हैं, इस पे 10 नंबर में 5 नंबर या 6 नंबर या 7 नंबर बहुत क्लियरली बन रहे हैं। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो हैं जो आपको लगता है उसके मॉडल आंसर्स में भी होंगे क्योंकि इस आंसर से बहुत रेलेवेंट है, उनको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि उस जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको पता है कि अच्छा ये वर्ड्स मेरे मॉडल आंसर में भी हैं और इसने भी ये वर्ड्स लिखे हैं, तो आपका नंबर काटने में उसको बहुत दिक्कत होगी। जो क्वेश्चंस के बारे में आपको आंसर नहीं आ रहे हैं उसके बारे में भी मेरे ख्याल से यही स्ट्रेटजी बेस्ट है कि क्वेश्चन को पहले पढ़ के एकदम क्लियर समझ लीजिए कि वो पूछ क्या रहा है, उसके बारे में 1 या 2 लाइन में बता दीजिए, उसके फॉर उसके अगेंस्ट जो पॉइंट्स हैं, और एक बहुत ही बैलेंस्ड कंक्लूजन। ये मोर और लेस ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये पैटर्न फॉलो किया जा सकता है, खासतौर से पेपर 2 और पेपर 3 में जिसमें ओपिनियन या एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो एथिक्स का पेपर है उसको भी मतलब उसकी में क्या है कि बहुत सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं जो केस स्टडीज, उसका आंसर करने का तरीका एकदम अलग है और उसके लिए अलग से आपको तैयारी करनी होगी, केस स्टडीज बहुत सारी पढ़नी होगी, उसमें भी आपको स्टेप्स बनाने होंगे कि कैसे केसेस कंडीशंस को एलिमिनेट करें, लेकिन वो भी प्रैक्टिस पे ही निर्भर है। वो एक तरह से इस तरह के क्वेश्चंस हैं, मतलब एक पैटर्न के क्वेश्चन हैं, अगर आपने उस तरह के बहुत सारे पहले से प्रैक्टिस किए हुए हैं और उससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ आ गया तो आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई है, आपने ये सोचा कि मैं वो लिखूंगा जो मुझे लगता है कि सही है या गलत है, तो उसमें नंबर मिलना कठिन है। वो भी एक तरह के एक स्ट्रक्चरल क्वेश्चन है, उसका एक स्ट्रक्चर है कि आप इसके बारे में सही या गलत सोचेंगे कैसे, वो भी आपको केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी, एथिक्स की कुछ किताबें पढ़नी होंगी, सॉरी जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखी गई हैं,
सिविल सर्विस के, ना कि जो एथिक्स की फिलॉसफी हो सकता है डिपार्टमेंट से किताबें, या वो किताबें हो सकता है कुछ आपको डेफिनेशन या वहाँ तक हेल्प करें, लेकिन उसके बाद की चीज़ें आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, जो पेपर में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके हिसाब से ही पढ़नी होगी। अब आते हैं हम ऑप्शनल पे। ऑप्शनल, पहला क्वेश्चन तो उठता है ऑप्शनल में कि हम ऑप्शनल चूज कैसे करें, हम ऑप्शनल ले कौन सा। तो उसमें कई चीज़ें हो सकती हैं। एक उसमें ये हो सकती है कंडीशन कि आपका प्रीलिम्स, सॉरी, आपके ग्रेजुएशन में आपका क्या सब्जेक्ट्स थे, हो सकता है उसमें से कोई सब्जेक्ट था जो आपको बहुत पसंद आता है, और या आप उसको ऐसे नर्चर कर रहे थे कि इसको मैं आगे चल के ऑप्शनल की तरह से ले सकता हूँ। दूसरा हो सकता है कि शायद आपका इंजीनियरिंग या मेडिकल का बैकग्राउंड हो और आप इंजीनियरिंग या मेडिकल के सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते हो, तो फिर आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। उसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप आप एक तो मार्केट देखें, सर्वे करें कि पिछले 2 या 3 या 4 सालों में कौन से सब्जेक्ट हैं जिनके नंबर्स, जिसमें अच्छे नंबर्स मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ हो सकती है कि आप एक हफ्ते उसके कोर्स को देखें, हो सकता है उसकी बेसिक किताबों को देखें सिविल सर्विस के हिसाब से जो लिखी गई हैं, उससे आप ये समझें कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, किस पेपर के लिए है। मेरे केस में ये था कि मैंने एंथ्रोपोलॉजी क्योंकि ग्रेजुएशन में पढ़ा था, और मैंने सोचा हुआ था कि अगर आगे सिविल सर्विस दूंगा तो इस सब्जेक्ट को मैं परस्यू कर सकता हूँ। तो इसलिए मेरे लिए तो क्लियर था कि मुझे ये लेना है। लेकिन बहुत सारे लोग जिनका सब्जेक्ट डिसाइडेड नहीं रहता है, वो भी एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ज्योग्राफी लेते हैं, उसके अलावा और फिलॉसफी भी लेते हैं। लेकिन यही 4 5 6 सब्जेक्ट हैं जो बेसिकली ज़्यादातर लोग, अगर उनका पहले से डिसाइडेड सब्जेक्ट नहीं है, वो अपनी वो कोई भी सब्जेक्ट लेके उसको स्टार्ट से पढ़ना चाहते हैं, तो कोई सब्जेक्ट इनमें से चूज करते हैं आप। लेकिन ये केस टू केस बेसिस पे आपको अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से, और आप उस समय 2 3 सालों में पिछले कौन से किस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, इसको देख के ही डिसाइड करना चाहिए। कोचिंग चाहिए कि नहीं चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट की, वो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ के ही डिसाइड करना चाहिए। वो भी आप सब्जेक्ट पढ़ के ही डिसाइड कर सकते हैं, कोई और आपको नहीं बता सकता कि इसके लिए कोचिंग चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि किसी पेपर में आपको कुछ पार्ट बहुत ही क्लियर हो, और कुछ ऐसा पार्ट हो जिसके लिए आपको लगता हो कि हाँ, इस पार्ट के लिए मुझे कोचिंग चाहिए। जैसे मेरे साथ एंथ्रोपोलॉजी में था, मेरा क्योंकि बायोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं था, तो जो एक उसमें बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, उसमें मुझे बहुत दिक्कत होती थी। तो मैंने उसके लिए एक ऑनलाइन 1 महीने की कोचिंग की। पूरा मैंने पेपर नहीं पढ़ा, बस वो 1 महीने में एक उसका पार्ट पढ़ा। तो उससे मेरे कई महीने, 2 महीने बच भी गए, क्योंकि मैंने पूरी कोचिंग 3 महीने या 4 महीने की नहीं की। और वो जो मुझे जिस पार्ट में डिफिकल्टी थी, उसमें मेरे नंबर भी पहले से बेटर हुए। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो नंबर आए थे उससे काफ़ी बेटर हुए, क्योंकि वो बायोलॉजिकल वाला पार्ट मैंने किसी स्पेशलिस्ट से पढ़ लिया। तो एक हमें आइडियोलॉजिकल नहीं बना लेना चाहिए कि कोचिंग खराब है या कोचिंग अच्छी है। हमें अपनी सिचुएशन में ये सोचना चाहिए कि मेरे लिए जितना मैंने पढ़ाई की हुई है, जो मेरा एप्टीट्यूड डेवलप्ड है इस सब्जेक्ट के हिसाब से, क्या इसके लिए ये सही है, कोचिंग मुझे फ़ायदा देगी कि नुकसान करेगी, और कौन सी कोचिंग मुझे फ़ायदा करेगी। कोचिंग में पैसा देने के पहले अगर ऑप्शनल की कोई कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के देख के कि कौन अच्छा टीचर है। क्योंकि मतलब ऐसा है इस समय हाल कि 10 में से 9 टीचर हैं कि जो आपके शायद पैसे ले लेंगे, कोर्स भी नहीं कंप्लीट कराएंगे, शायद उनको भी अंदाज नहीं है कि कोर्स है क्या, क्या पढ़ाना चाहिए या फिर क्या नहीं पढ़ाना चाहिए। तो सीनियर से पूछ के, बहुत समझ के फिर आप डिसाइड करिए। क्योंकि ये भी हो सकते हैं कि अगर आपने किसी गलत कोचिंग को ज्वाइन कर लिया तो आपके 3 महीने पूरे बेकार चले गए और आपने कुछ भी गेन नहीं किया। इनफैक्ट आपने अपना टाइम लॉस किया। उसमें आप हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ के खुद ही समझ सकते थे। दूसरी चीज़ है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें भी टाइम की लिमिट होती है, आंसर्स की भी वर्ड लिमिट होती है। और उसमें भी अगर आपने कायदे से पढ़ाई, मतलब आपने पढ़ाई बहुत की हुई है, आपने राइटिंग नहीं की हुई है, तो आपके आंसर छूटेंगे। और आता हुआ आंसर छूटेगा तो फिर वो आपका 5 10 नंबर 15 नंबर हर क्वेश्चन आपको पीछे लेता जाएगा। तो उसमें भी आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है।
मैंने जो किया था एंथ्रोपोलॉजी में, मेरा तरीका ये था कि कहाँ से पढ़ूँ या क्या सोर्सेज रहे, तो मैंने ये एक अडॉप्ट किया था तरीका कि कोई भी चीज़ को मैं एक तो मतलब जो उसकी बुक्स हैं प्रिस्क्राइब वहाँ से पढ़ूंगा। उसके बाद क्योंकि बुक्स हो सकता है सिविल सर्विस के हिसाब से नहीं लिखी हुई हैं, तो सिलेबस से मिला के जो चीज़ें छूटी होंगी वो मैं किसी कोचिंग के नोट्स से पूरा कर लूँगा। तो कोचिंग के नोट्स एंथ्रोपोलॉजी में मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, हर ही सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, पढ़ाए भी जाते हैं। उससे आप लेके मार्क कर सकते हैं कि ये चीज़ें मैंने किताब से कवर कर ली हैं, इसको मुझे अब इसमें से नहीं पढ़ना है। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिलेबस में हैं मगर मैंने पढ़ाई इसके बारे में नहीं की है, ये मुझे नहीं मिले थे किताब में, वो टॉपिक्स आप पढ़ लीजिए। डुप्लीकेशन मत करिए। डुप्लीकेशन एक ही चीज़ को 2 जगह से 3 जगह से पढ़ना, एक तो क्या होता है उसमें कन्फ्यूजन होता है, हर जगह अलग अलग चीज़ें दी होती हैं और उसमें एडिशन बहुत कम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ को 2 जगह से पढ़ लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि वही चीज़ को आपने 2-3 किताबों में पढ़ा फिर आप उस चीज़ को नोट्स में भी पढ़ रहे हैं और कोई ऐसा पार्ट था सिलेबस का जो आपने पढ़ा ही नहीं, ऐसा मत करिए। हर चीज़ को पढ़ के जाइए। हो सकता है कि 10 नंबर में से अगर उसका क्वेश्चन आ गया तो आपने उसमें 2 नंबर का या 3 नंबर का ही गेन किया, उतना ही लिख पाए, लेकिन आपको वो 2-3 नंबर मिले। जबकि अगर आप उसको एकदम छोड़ के गए होते हो सकता है कि उसमें आपको 0 मिल जाता उसका, या आप क्वेश्चन को छोड़ के आते। तो इस बात पे भी आप इस पे ध्यान दीजिए सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि जीएस में मोर और लेस लोगों के आसपास नंबर आते हैं, किसी के 5, 10, 15 आगे पीछे हो गए। सब्जेक्ट बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि सब्जेक्ट रैंक बनाता है। जीएस में आपने अच्छा किया, आप इन हो गए, लेकिन अगर आपने सब्जेक्ट में अच्छा किया तो हो सकता है कि आप 500 से 50 या 1000 से 100, इस तरह से आपका जंप सब्जेक्ट की वजह से होता है। तो सब्जेक्ट बहुत क्रूशियल है। सब्जेक्ट को भी पढ़ना प्रीलिम्स के एग्जाम के पहले ही शुरू करना पड़ेगा। प्रीलिम्स के बाद आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं मगर प्रीलिम्स के बाद आप सब्जेक्ट की तैयारी शुरू नहीं कर सकते, या कोई सब्जेक्ट में ऐसा एक नया टॉपिक हो जो आपने नहीं पढ़ा है या नया उसमें एक पार्ट हो जो आपने नहीं पढ़ा है, वो आप प्रीलिम्स के बाद शुरू नहीं कर सकते। ये सब कुछ आपको पहले से करना होगा, नहीं तो प्रीलिम्स आपने बहुत मेहनत करके प्रीलिम्स निकाला, प्रीलिम्स निकालने का कोई बहुत मतलब नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है ऐसे। ऐसे का क्या है कि ऐसे में भी कभी कभी लोगों को बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, कभी कभी लोगों ने जीएस और सब्जेक्ट और हर जगह बहुत अच्छा किया होता है, लेकिन ऐसे की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। और कैसे इसमें मार्क्स मिलते हैं, जैसे जीएस के पेपर्स में तो आइडिया है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो रेलिवेंट पॉइंट्स हैं जो आंसर में होने चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत ही सब्जेक्टिव लगता है। तो इसकी तैयारी का एक तरीका ये है कि इसको आप एक जीएस का बड़ा आंसर मान के चलिए। चाहे जीएस का आंसर आप 200 वर्ड्स का लिखते हैं, आप ये सोचिए कि आपको 1000 वर्ड्स का आंसर लिखना है या 1500 वर्ड का आंसर लिखना है। मेरा तरीका ये था। उसके बाद मैंने पैटर्न सेम फॉलो किया था जो मैं एक जीएस के आंसर लिखने में फॉलो करता था, कि पहले जो भी टॉपिक है उस एकदम उसको मैं डिस्क्राइब या उसको उसके बारे में टू द पॉइंट बताने की कोशिश करता था शुरुआत में एक पैराग्राफ में। उसके बाद उस टॉपिक को आप एनालाइज करिए, उस टॉपिक के फॉर लिखिए कुछ पॉइंट्स, उस टॉपिक के अगेंस्ट कुछ पॉइंट्स होंगे, और एंड में एक बहुत बैलेंस्ड सा कंक्लूजन। और जो फॉर पॉइंट्स होंगे उसके सपोर्टिंग कुछ एग्जांपल्स या एनेक्डोट्स, जो अगेंस्ट होंगी चीज़ें जो आप रीजंस दे रहे हैं किसी चीज़ के, उससे कुछ उसके सपोर्टिव कुछ एग्जांपल्स या एनेक्डोट्स, और उसके अलावा फिर एंड में कंक्लूजन। अगर आप इतना करिए किसी भी टॉपिक के बारे में तो आप देखिएगा आपकी 1000 वर्ड्स धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे और शायद आप ज़्यादातर चीज़ें उसके बारे में कवर कर लेंगे किसी भी ऐसे के टॉपिक के बारे में। दूसरी चीज़, एक चीज़ और है, हाँ एक तरीका और भी होता है कि अगर आपको उससे रिलेवेंट बहुत अच्छी कोई स्टोरी या एनेक्डोट आपके दिमाग में आ गया है तो उस एनेक्डोट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या उस एनेक्डोट का एक पार्ट आप स्टार्ट में लिख सकते हैं और आपने जब पूरा ऐसे लिख लिया तो उसका जो सेकंड पार्ट है वो आप एंड में उससे कंक्लूड कर सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि आप 7 या 8 या 10 जो बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, इन्वायरमेंट हो गया, फॉरेन पॉलिसी की 1-2 चीज़ें हो गई, उसके अलावा आपका ये जेंडर एम्पावरमेंट हो गया, जो भी आपको बहुत रेलिवेंट टॉपिक्स लगते हैं, आप 8 या 10 टॉपिक्स पे कुछ मटेरियल तैयार करके रखिए, कुछ कहानियाँ तैयार करके रखिए, कुछ कोटेशंस तैयार करके रखिए, जो आपके ऐसे में हो सकता है 1000 वर्ड्स में वो 100 वर्ड्स बनेंगे। वो आपके ऐसे हैं कि वो आपके प्रिपेयर्ड हैं, आपका टाइम भी नहीं लगा लिखने का, और वो आपके ऐसे की क्वालिटी को बहुत बढ़ा देंगे। दूसरी चीज़ है कि कभी कोई इररिलेवेंट चीज़ मत लिखिए।
आपको सिर्फ 1000 वर्ड मिले हैं, आप उसको फोकस करिए कि जो टॉपिक है आप बार बार उसको पढ़िए। आपने 50 वर्ड लिख लिए, आप फिर से टॉपिक को पढ़िए, आप बार बार ये देखिए कहीं तो आप ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो टॉपिक है उसको छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, उसकी वजह से भी नंबर कटते हैं या कम मिलते हैं। और कभी भी बहुत ही सॉलिड एक स्टैंड फॉर या अगेंस्ट नहीं ले लीजिए। अगर एक क्वेश्चन की तरह से ऐसे का टॉपिक है, आपको कोई भी टॉपिक दे दे, चाहे आप उसके फॉर या अगेंस्ट बहुत स्ट्रांगली सोचते हैं, हमेशा दोनों साइड्स के जितने पॉइंट हो सकते हैं आप अपने पास लिख के उनको फॉर भी लिखिए, अगेंस्ट भी लिखिए, एनालिसिस आप दोनों साइड हमेशा करिए। तो एग्जामिनर को हमेशा लगेगा कि हाँ इसकी बैलेंस थिंकिंग है, ये फॉर भी हर चीज़ के एक साइड भी सोचता है और दूसरी साइड भी सोचता है। एंड में हो सकता है कंक्लूजन में आप जिस साइड टेंड कर रहे हैं उस साइड कुछ चीज़ें उसमें आप अपने कंक्लूजन में दिखा दें कि हाँ ये फॉर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या अगेंस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वो बहुत स्लाइट होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन किसी भी साइड नहीं होना चाहिए, ऐसे में तो एकदम नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसका भी तरीका वही है कि प्रीलिम्स के बाद आप कम से कम 4-5 जितने ज़्यादा लिख पाए, लेकिन मिनिमम 4-5 ऐसे लिख के किसी से चेक करवाइए, मिनिमम 4-5 ऐसे लिख के चेक करवाइए। और बाद में एक उस ऐसे को अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है, आप किसी कोचिंग में नहीं चेक करवा सकते हैं, आपको कोई सीनियर नहीं है, कोई पीयर ग्रुप नहीं है जिसमें आप चेक करवा सकते हो, तो आप उस ऐसे को 2-3-4 दिन बाद खुद पढ़िए। आप खुद देखिए कि क्या जो मैंने टॉपिक लिखा था, क्या उससे पूरा मैंने जो भी मटेरियल डाला है क्या एकदम रेलिवेंट है, क्या इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अब मैं सोच रहा हूँ जो उस समय मैं नहीं सोच रहा था, जो 2 घंटे में मैं लिख या 3 घंटे में लिख रहा था, जो अब मैं इसमें डाल सकता हूँ। और इससे आपका ऐसे का इम्प्रूवमेंट होगा। सेल्फ एनालिसिस करिए। दूसरी चीज़ है कि मेरे टाइम में ऐसा हो गया था कि 2 ऐसे के टॉपिक्स आने लगे थे। पहले मेरे जिस साल मैं अपीयर कर रहा था उसके पहले एक ऐसे का टॉपिक आता था, शायद 2500 वर्ड्स का, बहुत लंबा। मेरे साल से 2 ऐसे के टॉपिक्स आने लगे, 1 या 1500 वर्ड्स के। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी जो पहला टॉपिक होता है उस पर बहुत अच्छे से लिखता है और 3 घंटे में से 1.5 या 1.25 या 2 घंटे उसको दे देता है। और जब सेकंड टॉपिक लिखना शुरू करता है तो हो सकता है उसको बहुत अच्छे से आता हो, लेकिन पहली बात तो है कि वो एग्जॉस्ट हो चुका होता है, और दूसरी बात है कि उसके लिए 1 घंटा बचता है, वो पैनिक भी कर जाता है, टाइम भी कम होता है, सेकंड ऐसे की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि शायद आप पहले ऐसे में आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना हो, लेकिन आप उसको 1.5 घंटे के पहले ही पूरा करिए और एक फ्रेश माइंड से सेकंड ऐसे को फिर से अप्रोच करिए। क्योंकि अगर एक टॉपिक पे आप फोकस करके 1.5 घंटे तक लिख रहे हैं तो तुरंत आप अपने को रिन्यू करके अपने गार्ड को फिर से रख के और फिर से आप 1.5 घंटे पे लिखना सेकंड टॉपिक बहुत कठिन होता है। तो इसके लिए आपको एक तो प्रैक्टिस है, दूसरी बात आप वहाँ एकदम क्लियर रहिए कि दूसरे ऐसे में मुझे पूरा टाइम चाहिए। उसमें ऐसा नहीं हो कि पहले पेपर में 1 घंटे 45 मिनट और दूसरे में 1.25 घंटे ही मेरे पास रहे, ऐसा एकदम भी ऐसे में नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों से मेरे ख्याल से अबव एवरेज ऐसे तो आपका तैयार हो जाएगा। फिर आपका है, आपके ऊपर है कि आपने कितनी मेहनत की है, कितनी चीज़ें पहले से तैयार अपने पास रखी हैं, फिर जो आपने चीज़ें तैयार रखी हैं उससे रेलिवेंट वहाँ पे आपको टॉपिक मिल गए, उससे आपके नंबर अच्छे होंगे। लेकिन हाँ, आपको झटका नहीं लगेगा कि ऐसा नहीं होगा कि हाँ शायद 150-250 नंबर के पेपर में आपको 60 नंबर या 70 नंबर या 80 नंबर आ गए, ऐसा नहीं होगा। अब एवरेज अगर आप बेसिक एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे और हर ऐसे में वैसे ही लिखेंगे तो आपको एक मिनिमम अब एवरेज मार्क्स तो आपको ऐसे में आएंगे ही आएंगे। उसकी वजह से आपके पूरे ओवरऑल स्कोर में दिक्कत नहीं आएगी। इंटरव्यू पे आते हैं। इंटरव्यू में लोग पहले से बहुत डरते हैं क्योंकि एक तो ये होता है कि वो मेक और ब्रेक होता है और काफ़ी नंबर 275 इतने नंबर सीधे सीधे आपके आधे घंटे या 40 मिनट में डिसाइड हो जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि वहाँ पे एक बैठा शुरू मतलब आपका 2 या 3 घंटे 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले आपको ले जाके वहाँ बैठा देते हैं। आदमी काफ़ी स्ट्रेस में होता है और भी बच्चे होते हैं। मैंने जो 2 बार मैंने इंटरव्यू दिए यूपीएससी के, और मैंने दोनों बार जो मैंने देखा कि वहाँ बोर्ड जो होता है वो बहुत कॉर्डियल होता है। मतलब बाहर जो इमेज होती है कि क्या पूछ लेंगे क्या नहीं पूछ लेंगे, उससे एकदम ही अलग इमेज होती है जब आप अंदर इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठते हैं। वो बेसिकली कोशिश क्या करते हैं, मुझे जो समझ में आया कि वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या टॉपिक पसंद है या आप किस बारे में जानते हैं, और उसके बारे में आपको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के टॉपिक्स को खोलने की कोशिश नहीं करते जिसके बारे में आपको शायद पता ही नहीं हो। हम डरते हैं कि इस बारे में मैंने पढ़ा नहीं है, अगर इसके बारे में पूछ लिया तो क्या होगा। वो बेसिकली उसको स्किप करके वो उस टॉपिक पे आना चाहते हैं जो आपने पढ़ा है, हो सकता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आपके शहर से रिलेटेड हो।
और उस पर आपको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप उसके बारे में कैसे सोचते हो, आप चीज़ों को कैसे एनालाइज करते हो। तो बेसिकली आपने पिछले 1 2 3 4 सालों में कैसे चीज़ों के बारे में सोचा है, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आप चीज़ों को कैसे देखते हो, वो चीज़ वहाँ आपके 30 मिनट या 40 मिनट में वो निकाल लेंगे। और अंत में आप 1 महीने में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। हालांकि आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी जो मोटी मोटी चीज़ें, ऐसा नहीं हो कि उसमें उसको आप मिस कर दें। अगर क्वेश्चन उससे पूछ लिया गया, थोड़ी चीज़ें हाँ आपको बेसिक आनी मालूम होनी चाहिए, लेकिन मोटी मोटी चीज़ वहाँ पे आपका आप आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, आपका क्या सोच का तरीका है, आप किसी चीज़ को कैसे अप्रोच करते हो, इस पर उनका ज़्यादा ध्यान रहता है, मुझे ऐसा लगता है। उसमें आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद आपसे एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है, डैफ जिसको कहते हैं। वो हम प्रीलिम्स के बाद उस पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं, उसको उस समय कुछ भी भर देते हैं, और जब मेंस के बाद हमारा क्वालिफाई हो जाता है और इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो वो बहुत रेलिवेंट हो जाता है, क्योंकि वो डैफ फॉर्म इंटरव्यू लेने वालों के सामने 5 लोगों के पास वो डैफ फॉर्म आपका होता है। उसमें आपकी हॉबीज़, इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें पहले भरवाई होती हैं, आपकी आपके पास क्या डिग्रियां हैं, वो सब चीज़ें लिखी उनके सामने रखी होती हैं, आपकी सर्विस प्रेफरेंस लिखी होती है, और उससे वो क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब आप प्रीलिम्स के बाद उस डैफ फॉर्म को भरिए तो उस पर बहुत ध्यान रखिए कि आप हॉबीज़ जो भर रहे हैं, आप ऐसी कोई हॉबी नहीं भर दीजिए जो आप सिर्फ भरने के लिए भर रहे हैं, आपको मतलब आपसे उससे बहुत मतलब नहीं है, और बाद में आप अपने को स्ट्रेस कर रहे हैं मेंस के बाद कि उसके बारे में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने उसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है, उनका सिलेक्शन हो गया। तो अगर आपकी सही में कोई इंटरेस्ट या हॉबी थी जिसके बारे में आप सही में पैशनेट थे, उसके बारे में भरिए, कम भरिए, 1 भरिए, 2 भरिए, जिसके बारे में आप बाद में भी कुछ पढ़ सकें और तैयारी कर सकें। और दूसरी चीज़ है, मेंस के बाद अचानक से न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स पढ़ना बंद मत कर दीजिए। 1 या 2 महीने का जो भी अंतर है उसमें रेगुलर आप न्यूज़पेपर पढ़िए। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे वो पूछते हैं जो न्यूज़पेपर्स में वो शायद 2 3 दिन 4 दिन पहले पढ़ के आए होते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली हो सकता है सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और फिर इंटरव्यू में गए और उसके बारे में आपसे 1 या 2 क्वेश्चंस पूछ लिए। मेरे साथ हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो उस दिन एडिटोरियल छपा था, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में आप पूछा था। मैंने नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन तो मैंने बता दिया, उससे दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उनका थॉट प्रोसेस ये होता है, वहां से वो क्वेश्चन उठाते हैं। उसके बाद आपके सिटी के बारे में, आपके स्टेट के बारे में क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। आपके जो करंट डिबेट्स चल रहे हैं करंट अफेयर्स में, वो आपको पढ़ के जाने ही है। आपकी डिग्री के बारे में, आपने बीटेक किया हुआ है, आपने ह्यूमैनिटीज़ से कोई डिग्री की हुई है, आप पीएचडी हैं, उसके बारे में वो क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं। जनरली वहाँ पे 1 या 2 या 3 ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, 1 या 2 हो सकता है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हों या किसी और फील्ड में बहुत ही क्वालिफाइड कोई हो सकता है आपकी किस्मत है कि आपकी फील्ड का ही कोई आदमी वहाँ बैठा हो सकता है कि अगर वो क्वेश्चन उस पर पूछने लगे तो बोर्ड उसको छोड़ दे कि हाँ आप लीड ले लो या आप इस पे ज़्यादा क्वेश्चन करो। लेकिन ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप बेसिकली क्या कर सकते हो कि आपसे वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछे, उसका आप बहुत ही बैलेंस जवाब दो, आप एकदम ऑनेस्ट रहो। अगर कोई चीज़ नहीं आती आप क्लियर बता दो कि इसके बारे में मुझे नहीं पता है या कम पता है। फैक्ट्स अगर आपको नहीं पता है तो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका अप्रोच गलत है किसी भी बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, वो दिक्कत की बात है। ये तो हो गया इंटरव्यू का। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ मुझे इस पे लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आप ईमेल भी मुझे कर सकते हैं। अगर मैं कुछ इसके बारे में हेल्प कर सकता हूँ तो मैं बिल्कुल करने को तैयार हूँ। दिक्कत थोड़ी सी ये है कि क्योंकि मैं अब मुझे भी 3 साल हो रहे हैं जब से मैंने तैयारी ख़त्म की या छोड़ी, और इसमें हर साल इतने सारे चेंजेस होते हैं कि जब तक आदमी अब्रेस्ट नहीं है कि जो अभी हो रहा है उसके बारे में, आदमी आउटडेट बहुत तेज़ी से होता है। तो कुछ चीज़ें मुझे भी देखनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैं जो भी चीज़ें आपको बता पाऊँगा मैं वो करने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि अभी जो डिबेट्स चल रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, उनके बारे में थोड़ा सा मैं खुद भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले साल या पिछले के पिछले साल, और मैं और भी 1 2 कोचिंग के नोट्स भी देख रहा हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि 2 या 3 क्लासेस में आगे, शायद इस महीने में, अगले महीने में 2 या 3 क्लासेस करके
जो आईआर, जो इंटरनेशनल रिलेशंस का पोर्शन है आपके जीएस में, जो प्रीलिम्स के लिए भी रेलेवेंट है, जो मेंस के लिए भी रेलेवेंट है, और बाद में जो इंटरव्यू के लिए भी रेलेवेंट है, उसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आज इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े। वीरेंद्र सर का फिर से बहुत धन्यवाद, इटी मैम को बहुत धन्यवाद कि मुझे आपसे बात करने का आज मौका दिया। हम लोग फिर शायद नेक्स्ट वीक या जब भी सर डिसाइड करेंगे हम लोग फिर से जुड़ेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।